पार्वती और महादेव शिव जी कैलाश पर विराजित थे, तभी महाराज विश्वरूप वहाँ पर पधारे। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। कहिए महाराज विश्वरूप, कैसे आना हुआ? प्रभु, अपनी दोनों पुत्री रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव आपके पुत्र के लिए लेकर आया हो। आपका प्रस्ताव तो ठीक है पार्वती देवी, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है? जैसा आपको उचित लगे, अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। महाराज विश्रुत, आप निश्चित होकर प्रस्थान कीजिए। शीघ्र ही आपको विभाग के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होगा। महाराज विश्वरूप के जाने के बाद भोलेनाथ ने नंदी की ओर देखा। नंदी महाराज जाइए और पुत्र गणेश और कार्तिकेय को हमारा संदेश सुनाइए कि हमने उन्हें इसी वक्त हमारे समक्ष उपस्थित होने को कहा है। नंदी के बुलावा भेजने पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भगवान शिव के समस्त प्रस्तुत हुए। चिरंजीव भव गणेश और कार्तिकेय, आप दोनों ही विवाह के योग्य हो गए हैं, मगर हम अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप दोनों में से पहले विवाह किसका किया जाए। इसीलिए हमारी दुविधा को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। इसमें कैसी दुविधा पिताश्री? भैया कार्तिकेय बड़े हैं तो उनका विवाह पहले होगा। बात तुम्हारी सही है पुत्र गणेश, मगर विवाह का निर्णय बड़ा या छोटा देखकर नहीं लिया जाता। योग्यता के आधार पर विवाह का निर्णय होता है। योग्यता के आधार पर भी भ्राता कार्तिकेय हर लिहाज से योग्य है। पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय, आप दोनों भगवान महादेव की संतानें हैं। आप हर तरह से योग्य हैं, मगर संसार के लिए आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आप दोनों अपनी माता के कहने का अभिप्राय समझ चुके होंगे। आज मैं आप दोनों के बीच छोटी सी स्पर्धा करा रहा हूं। जो इस स्पर्धा में विजय होगा, महाराज की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने के योग्य होगा। ये कैसी स्पर्धा पिताजी? अपने भारी भरकम और स्थूल शरीर से मैं 4 कदम नहीं चल पाता। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये प्रतिस्पर्धा तो भ्राता कार्तिकेय ही जीतेंगे। क्या पुत्र गणेश, तुमने तो इस स्पर्धा में भाग लेने से पहले ही खुद को हारा हुआ महसूस कर लिया। ये स्पर्धा न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक भी है। पुत्र, तुम स्वयं चलते हुए थक न जाओ, इसलिए तुम दोनों अपने अपने वाहनों पर ये परिक्रमा कर सकते हो। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी उदास हो जाते हैं, मगर कार्तिकेय जी उन्हें प्रणाम कर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। मगर गणेश जी परिक्रमा शुरू करने से पहले ही कैलाश पर एक कोने में उदास बैठे थे। नंदी महाराज की निगाह उन पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास पहुँचे। क्या बात है गौरी पुत्र गणेश, आप इस तरह यहाँ पर उदास क्यों बैठे हैं? आप और कार्तिकेय भैया के बीच जो प्रतिस्पर्धा होनी थी वो शुरू हो चुकी है। कार्तिकेय भैया तो परिक्रमा करने के लिए जा भी चुके हैं। आप भी परिक्रमा शुरू कीजिए। बात आपकी सही है नंदी महाराज। यदि मैंने परिक्रमा शुरू नहीं की तो मैं स्पर्धा हार जाऊंगा, मगर अपने वाहन मूषक के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में मैं किसी भी लिहाज से भ्राता कार्तिकेय से नहीं जीत पाऊंगा। कहाँ उनका वाहन मयूर, चपल और फुर्तीला, उस पर भ्राता का छरहरा बदन और वहां मेरा छोटा सा मूषक, उस पर मेरा भारी बदन। मेरा वजन उठाकर मूषक के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करना नामुमकिन है। तो क्या आप खुद को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रहे हैं? माता पिता की आज्ञा है तो ये प्रतिस्पर्धा तो होगी, मगर इस प्रतिस्पर्धा को पूरा कैसे करना है, इस बार मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप कब तक सोचते रहेंगे? कार्तिकेय तो कैलाश से बाहर निकलकर नारायण लोक की ओर प्रस्थान कर चुका है। आप भी शीघ्र प्रस्थान कीजिए, वरना आप प्रतिस्पर्धा हार जाएंगे। क्यों आप बार बार मुझे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाने को कह रहे हैं? पिताजी ने कहा प्रतिस्पर्धा शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी है। पिताजी की इस बात में जरूर कोई गूढ़ रहस्य छुपा है।
मुझे आप उसे समझने दीजिए। गणेश जी के कहने से नंदी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय विष्णु लोक की परिक्रमा कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आपकी और गणेश की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। आपको प्रतिस्पर्धा जीतने की बहुत बहुत बधाई। मगर मुनिवर, अभी तो ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा मैं जीत जाऊंगा? और मगर का मतलब आपके हर वाक्य में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। मुनिवर कार्तिकेय की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। नारायण नारायण। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके वाहन मयूर और मूषक का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी तरह ही आपके वाहन में फुर्ती है। रही मगर की बात तो छोड़ो। नारायण नारायण। बताइए मुनिवर, क्या बात है? नारायण नारायण। आप भले ही ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जीत जाएं, मगर रिद्धि और सिद्धि का विवाह तो गजनंद के साथ ही तय है। नारायण नारायण। विधि का विधान आज तक कोई बदल पाया है जो अब बदलेगा? इस तरह तो आप पिताजी को झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जो जीतेगा वही रिद्धि सिद्धि से विवाह करेगा। नारायण नारायण। आप हम देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए मेरा काम तो आपको सतर्क करना था। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो समय रहते आपको पता चल जाएगा। जाइए, आपको अपनी परिक्रमा में देर हो रही होगी। कार्तिकेय ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं गणेश जी मन ही मन विचार कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है। तभी उन्होंने कुछ सोचा और तुरंत महादेव के करीब पहुँचे, उनके चरणों में नमन किया। क्या बात है गणेश, तुमने अब तक ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए प्रस्थान नहीं किया? ब्रह्मांड की परिक्रमा करने ही तो आया हूँ। ब्रह्मांड की परिक्रमा और यहाँ कार्तिकेय तो नारायण लोक से भी आगे ब्रह्म लोक के लिए निकल चुके हैं। हमें ज्ञात है पिताश्री, मैं भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए? हम आपका मतलब नहीं समझे। गणेश जी बिना कुछ बोले अपने माता पिता को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। क्या बात है पुत्र गणेश, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बजाय हमारी परिक्रमा कर रहे हो? गणेश जी पार्वती माता की बात का जवाब ना देकर उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। फिर महादेव के समक्ष उपस्थित होकर उनके चरणों को नमन करते हैं। पिताश्री और माताश्री, आप दोनों के अंदर ही मेरा पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर कर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य अर्जित कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? माता पिता के अंदर ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? संतान के लिए माता धरती के समान होती है, जो सारे कष्टों को सहन कर अपने पुत्र को सुरक्षित रखती है। वहीं पिता आकाश के समान पुत्र के ऊपर छाया बनकर उसे कष्टों से दूर रखता है। धरती और आकाश दोनों का जहां मिलन होता है उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। आप दोनों मेरे लिए धरती और आकाश हैं, इसलिए आप दोनों की परिक्रमा करना मेरे लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। आयुष्मान भव पुत्र गणेश। देखा पार्वती, मैंने कहा था ना, ये स्पर्धा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। पुत्र गणेश ने सिद्ध कर दिया कि ये ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं है। जो स्पर्धा वो किसी भी हाल में नहीं जीत सकता था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर कम मेहनत में ही स्पर्धा को जीत गया है। गणेश, हम तुम्हारा विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ तय करते हैं। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय भी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर कैलाश लौट आए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप लोगों की आज्ञा का पालन हो गया।
मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर कर लौट आया हूँ। मगर ये क्या गणेश, तुम तो अभी तक यही हो, तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? गणेश ने न केवल 3 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी की, बल्कि वो ये स्पर्धा जीत भी चुका है। पिताजी, ये संभव नहीं है कि गणेश 3 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करे। मुझे तो परिक्रमा के मार्ग में ये एक बार भी नजर नहीं आया। कार्तिकेय, हम स्वयं साक्षी हैं गणेश की परिक्रमा पूरी करने के। इसने अपने माता पिता को ब्रह्मांड मानकर उसकी परिक्रमा की है, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा जीत चुका है। जल्द ही हम गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कर देंगे। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहता था। सुरेश की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत परेशान करते थे। सुरेश 10वीं का छात्र था। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय राम, घर का इतना काम पड़ा है और इस लड़के को किसी चीज की चिंता ही नहीं, बस बैग टांगे चल दिया। अरे घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा लगा और उसके बाद मुझे बाजार से कुछ सामान ला दे, फिर जाइयो स्कूल। माँ, आज मेरी परीक्षा है। अगर देर से पहुँचा तो अध्यापक जी मुझे कक्षा से निकाल देंगे और परीक्षा भी नहीं देने देंगे। तो मैं क्या करूं? परीक्षा देकर कौन सा डॉक्टर या वकील बनना है? आया बड़ा परीक्षा देने वाला। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो और काम भी दे दूंगी। सुरेश जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले तो अध्यापक सुरेश को परीक्षा कक्ष में घुसने नहीं देता, लेकिन सुरेश के विनती करने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि सुरेश एक होनहार छात्र था और अध्यापक को उसके घर की स्थिति का भी अंदाजा था। कुछ दिन बाद सुरेश के पिताजी शहर से आते हैं। पिताजी के सामने सुरेश की माँ उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उस दिन उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उन्हें शाम तक लौट कर आना था। ओ कामचोर, यूं ही पड़ा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जब से तेरा बाप यहाँ आया है बहुत ऐश हो रही है तेरी। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मौका मिला है आराम करने का। चल उठ और जल्दी से लग जा अपने काम पर और अपने पिताजी के आने से पहले काम खत्म कर दे। माँ, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, तभी मैं दवा ले सकूंगा। अच्छा, अपने बाप के आने पर मुझे रौब दिखा रहा है? तुझे पता है ना, पिताजी ने तो वापस शहर चले जाना है। उसके बाद तूने हम लोगों के साथ ही रहना है। तब देखियो हम तेरा क्या हाल करेंगे। यदि उस सब से बचना चाहता है तो चल जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर। सुरेश तपते बुखार में भी उठकर काम करने लगता है। इतने में सुरेश का भाई, जो एकदम आवारा था, वहाँ आता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे लाल, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे भी एक परोठा दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बुखार भी तेज हो रहा है। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और ये क्या खाना खाना लगा रखा है? अंदर कल रात की 2 रोटी रखी है, उन्हें खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। सुरेश के पिताजी ये सब देख और सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो चुपचाप सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश बेटा, तुम इतनी तकलीफ सहन कर रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसी तकलीफ पिताजी? मैंने तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार देखा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें लेकर निश्चिंत था। लेकिन आज जब मैं अचानक घर आया तो मैंने तुम्हारी माँ और भाई का तुम्हारे प्रति व्यवहार देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अभी जाके उन दोनों को इस घर से बाहर निकालता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। वे मेरे माँ और भाई हैं। वो मुझे पराया समझते हैं, लेकिन मैं तो उन लोगों को अपना समझता हूँ ना। मेरा विश्वास है कि एक दिन उन लोगों का मेरी प्रति व्यवहार जरूर बदलेगा।
सुरेश के पिताजी सुरेश को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाते हैं। पिताजी उसे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं। उस झोपड़ी में एक संदूक रखा था। पिताजी उस संदूक में से एक तवा निकालते हैं। बेटा, तुम्हारा साफ दिल देखकर मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का दिया एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये तवा तुम रखो। पर पिताजी, मैं इस तवे का क्या करूँगा? मेरे पास ना तो आटा है और ना ही मुझे रोटी बनाना आता है। बेटा, ये कोई आम तवा नहीं है, ये एक जादुई तवा है जिससे तुम किसी भी तरह की रोटी या पराठा मान सकते हो। इसके लिए तुम्हें आटा या तेल की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे गोभी का पराठा चाहिए। पिताजी के इतने कहते ही उन्हें गोभी का पराठा मिल जाता है। सुरेश बड़े चाव से वो पराठा खाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद पिताजी सुरेश को उसका मनपसंद पराठा लेने को कहते हैं। मुझे एक आलू का पराठा और एक पनीर का पराठा चाहिए। सुरेश को उसकी पसंद के पराठे मिलते हैं। सुरेश बड़े चाव से उन्हें खाता है। बेटा, ये तवा इस झोपड़ी में ही रहना चाहिए क्योंकि ये झोपड़ी तुम्हारे दादाजी ने एक साधु के लिए बड़े प्यार से बनाई थी और उस साधु ने तुम्हारे दादाजी को ये तवा आशीर्वाद के रूप में दिया था। लेकिन यदि ये तवा इस झोपड़ी से बाहर निकला तो इसका जादू उल्टा पड़ने लगेगा। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहिए पिताजी, मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या मैं इससे बने परोठे गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकूं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा। तुम उन पैसों का उपयोग क्यों नहीं करते? वो असल में... क्या बात है बेटा? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? पिताजी, वो पैसे तो माँ और भाई ले लेते हैं। मैंने अभी तक स्कूल की फीस भी नहीं भरी, जिसकी वजह से मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा और फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? ठीक है बेटा। सुरेश अपने पिताजी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसके पिताजी शहर वापस चले जाते हैं। सुरेश की माँ उसके साथ फिर वही दुर्व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब सुरेश में बहुत बदलाव आ चुका था। वो फटाफट घर का सारा काम खत्म करके चुपके से झोपड़ी में जाता। मुझे 4 गोभी के परोठे चाहिए। तवे पर तुरंत ही गर्मा गर्म 4 गोभी के पराठे आ जाते हैं। सुरेश उन्हें लेकर गांव में निकला और 4 व्यक्तियों को उसने वो पराठे बेचे, जिससे उसे प्रत्येक पराठे के 20 रुपए यानी कुल 80 रुपए मिले। सुरेश ने घर जाके चुपचाप रुपए अपनी अलमारी में छुपा दिए। अब सुरेश प्रतिदिन उस झोपड़ी में जाता। मुझे 6 परोठे आलू के और 6 परोठे पनीर के चाहिए। तवा सुरेश को गर्मा गर्म पराठे दे देता है। सुरेश वो पराठे लेकर गांव में जाकर बेचता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुरेश के पराठों का गांव में बहुत नाम होने लगा था। एक दिन सुरेश का सौतेला भाई उसे पराठे बेचते देख लेता है। ये सुरेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतने सारे परोठे बेचने के लिए लेकर आया है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ को जाकर बताता हूँ। माँ, जानती हो आज मैंने बाजार में क्या देखा? अरे क्या हुआ? कोई भूत वो देख लिया क्या? अरे माँ, क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? मैंने तो उस सुरेश के बच्चे को परोठे बेचते देखा है। तू तो जाके अपने दिमाग का इलाज करा। उसके पास इतने पैसे हैं जो पराठे खरीद सके और बेच सके। तूने किसी और को देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता तो चलो अभी आप मेरे साथ बाजार चलो और अपनी आँखों से देखो, वो अभी भी बाजार में परोठे बेचता है। माँ और भाई दोनों बाजार जाते हैं जहाँ सुरेश अभी पराठे बेच रहा था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चल अभी चलकर इसकी खबर लेती हूँ। नहीं माँ, यहीं रुको। हम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाता है। सुरेश बाजार में पराठे बेचने के बाद झोपड़ी की ओर जाता है। सुरेश की माँ और भाई उसका चुपके से पीछा करते हैं। सुरेश झोपड़ी में जाके तवे से और पराठे मांगता है। सुरेश की माँ और भाई खिड़की से सब देख लेते हैं।
अच्छा, तो ये सब इस जादुई तवे का कमाल है। चलो माँ, चलकर हम ये तवा चुरा लेते हैं। यदि हमारे पास ये तवा आ जाए तो हम भी परोठे बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं। माँ को भाई की बात जंचती है। जैसे ही सुरेश झोंपड़ी से बाहर जाता है, दोनों मौका पाकर तवा चुरा लेते हैं। वे लोग तवे को अपने घर ले जाते हैं। ए तवे, चल जल्दी से 4 आलू के पराठे दे हमको। माँ और भाई पराठे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये क्या, इसमें तो चूहे निकल आए। सुरेश की माँ और भाई बहुत डर जाते हैं। वे किसी तरह चूहों को भगाते हैं। माँ, चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। हमें 4 गोभी के पराठे दे। इस बार उस तवे से एक सांप निकल आता है और वो सुरेश के भाई को काट लेता है। सुरेश की माँ तवा लेकर तुरंत झोंपड़ी की तरफ भागती है। सुरेश, सुरेश, बेटा अपने भाई को बचा ले बेटा। माँ रोते रोते सुरेश को सारी बात बता देती है। वो सुरेश से अपने व्यवहार की माफी मांगती है। सुरेश जल्दी से घर जाकर अपने भाई को अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। सुरेश की माँ और भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने सुरेश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके बाद भी सुरेश ने अपने भाई को बचाया। इसके बाद सुरेश की माँ और भाई का सुरेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और अब वे लोग सुरेश से बहुत प्यार करते हैं। सुरेश भी जादुई तवे की सहायता से पराठे बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है, जिनसे वो अपनी माँ और भाई की जरूरतें पूरी करता और अपनी पढ़ाई का खर्च भी करता।